सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास पर आधारित ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। सो गाइस, आज हम यहाँ टॉपिक वाइज जीके एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर आधारित जीके एमसीक्यू। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब है बॉम्बे। जो उस समय बॉम्बे नाम से जाना जाता है लेकिन अभी हम उसे मुंबई कहते हैं। तो बॉम्बे में हुआ था कांग्रेस का पहला अधिवेशन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वेमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो सही जवाब है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन था कांग्रेस की स्थापना के समय में भारत का वाइसराय। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। अगला प्रश्न, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो वो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही जवाब है सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो सही जवाब है बेलगाम। बेलगाम में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट, स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार किया गया था? तो वो 1906 कलकत्ता में। 1906 में कलकत्ता में हुए अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल किस अधिवेशन में हुआ था? तो वो हुआ था 1907 में हुए सूरत अधिवेशन में। याद रखना है 1907 में हुए सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1929 लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, पहली बार जन गण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो वो था 1911 कलकत्ता में। 1911 में हुए कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार जन गण मन हमारे देश का राष्ट्रगान गाया गया था। अगला प्रश्न है, पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो सही जवाब है 1896 कलकत्ता में पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस में के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस के। अगला प्रश्न है कि 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अंबिका चरण मजूमदार ने की थी 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते की अध्यक्षता।
अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जे.बी. कृपलानी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। अगला प्रश्न है कि लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी? तो वो 1931 कराची में हुए अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौते का समर्थन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो वो था कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, उसमें गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के इतिहास में पहली बार गांव में आयोजित होने वाला अधिवेशन कौन सा था? तो वो था फैजपुर अधिवेशन जो कि 1937 में हुआ था। वो कांग्रेस के इतिहास में पहली बार गांव में आयोजित होने वाला अधिवेशन था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो वो की थी 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में, यानी हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा तिलक ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया था? तो वो दिया था 1916 लखनऊ 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में दिया था बाल गंगाधर तिलक ने कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसके सुझाव पर किया गया था? तो थे दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस के सबसे युवा कार्यकर्ता थे, यानी युवा अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था कहा था? तो वो कहा था लॉर्ड डफरिन ने कहा था कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस ब्रिटिश वाइसराय ने की थी? तो वो की थी लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन की जो घोषणा है वो की थी लॉर्ड कर्जन ने। तो गाइज अब हम बात करेंगे अब बंगाल विभाजन पर आधारित जीके एमसीक्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा किस तिथि को की गई थी? तो वो था 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन प्रभावी किस तिथि से हुआ था? तो वो 16 अक्टूबर 1905 से हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो वो आंदोलन का नाम था स्वदेशी आंदोलन, जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। अब अगला प्रश्न है कि 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में किस रूप में मनाया गया? तो वो शोक दिवस के रूप में मनाया गया था बंगाल में 16 अक्टूबर 1905 को, क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल की राजधानी किसे बनाया गया था? तो वो ढाका को बनाया गया था। विभाजन के बाद में पूर्वी बंगाल की राजधानी थी वो ढाका थी। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कहाँ से की गई थी? तो वो कलकत्ता टाउन हॉल से की गई थी स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? तो वो 1911 को रद्द किया गया, जब दिल्ली दरबार लगा था तब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा किसने की थी?
तो वो किंग जॉर्ज पंचम ने की थी। बंगाल विभाजन को रद्द करने की जो घोषणा है वो किंग जॉर्ज पंचम ने की थी। अगला प्रश्न है कि विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो वो था सर एंड्रूज फ्रेजर। बंगाल विभाजन के समय में जो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था सर एंड्रयू फ्रेजर। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा? तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमार सोनार बांग्ला का गीत। अगला प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर 16 अक्टूबर को किस रूप में मनाया गया? तो वो रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम एकता का उद्देश्य था, रक्षाबंधन मनाने का उद्देश्य। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है अश्विनी कुमार दत्त ने। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी अश्विनी कुमार दत्त ने। अगला प्रश्न है कि विभाजित बंगाल के पश्चिमी भाग में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो वो शामिल थे बंगाल, उड़ीसा और बिहार। बंगाल, उड़ीसा और बिहार शामिल था पश्चिमी भाग में। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का जो नेतृत्व है वो किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो वो स्वदेशी आंदोलन के समय में वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो सही जवाब है कृष्ण कुमार मित्र ने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था। अगला प्रश्न है कि 1905 में स्वेट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वो है गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 में स्वेट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी और बहिष्कार को पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में कब अपनाया गया? तो वो अपनाया गया था 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार को पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो वो चिदंबरम पिल्लई ने किया था। चिदंबरम पिल्लई ने किया था मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व। अगला प्रश्न है कि 1905 के बनारस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1905 के बनारस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के समय भारत सचिव कौन थे? तो इसका सही जवाब है सेंट जॉन ब्रॉड्रिक। सेंट जॉन ब्रॉड्रिक थे बंगाल विभाजन के समय भारत सचिव। अब अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना किसने की? तो वो है कब हुई? नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1906 में की गई थी नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना। अगला प्रश्न है, अब बात करते हैं हम मुस्लिम लीग पर आधारित क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आगा खान। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे आगा खान। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो नवाब सलीमुल्लाह खान को दिया जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य श्रेय। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग का मुख्यालय शुरू में कहाँ बनाया गया था? तो वो था लखनऊ में बनाया गया था मुस्लिम लीग का मुख्यालय शुरुआत में। अगला प्रश्न है 1906 में आगा खान के नेतृत्व में शिमला प्रतिनिधिमंडल किस वायसराय से मिला था? तो वो लॉर्ड मिंटो से मिला था आगा खान के नेतृत्व में।
नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज की मांग की थी? तो वो 1908 में की थी मुस्लिम लीग ने अलग से निर्वाचन मंडल की मांग। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा मुस्लिमों को पहली बार पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था? तो वो था मार्ले मिंटो सुधार के अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों को पहली बार पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में किस वर्ष शामिल हुए थे? तो वह है 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1916 में हुआ था। याद रखना है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के प्रथम वार्षिक अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही जवाब है एडम जी पीर भाई ने की थी। याद रखना है, मुस्लिम लीग के प्रथम वार्षिक अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता जो है वो एडम जी पीर भाई ने की थी। अगला प्रश्न है कि जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगे कब पेश की थी? तो सही जवाब है 1929 में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगे पेश की थी। अब अगला प्रश्न है कि पहली बार दो राष्ट्रों का सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी मुस्लिम लीग ने के किस अधिवेशन में दिया गया था? तो वो लाहौर अधिवेशन जो कि 1940 में हुआ था, उसमें पहली बार मुस्लिम लीग ने टू राष्ट्रों का सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है कि 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो वो किया था फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अब अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो था चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो इसका सही जवाब है 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया? तो वो था कराची 1943 में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है कि किसने मुस्लिम लीग को अंग्रेजों की सुरक्षा वाल्व कहा था? तो वो कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मुस्लिम लीग को अंग्रेजों की सुरक्षा वाल्व। अगला प्रश्न है मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म की उपाधि किसने दी थी? तो वो महात्मा गांधी ने दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म की जो उपाधि है वो महात्मा गांधी जी ने दी थी। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना किसने की थी? तो वो अमीर अली ने की थी। मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना अमीर अली ने की थी। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के समय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। स्वतंत्रता के समय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? सो गाइज अब हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट पर आधारित जीके एमसीक्यू। तो इसका सही जवाब है सन 1919 में रॉलेट एक्ट कानून पारित किया गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये प्रश्न पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट का आधिकारिक नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट कहते हैं रॉलेट एक्ट का आधिकारिक नाम है। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट को भारत में किस नाम से जाना गया? तो उसे काला कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को भारत में काला कानून कहा जाता है।
और महात्मा गांधी जी ने काला कानून कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य था कि राष्ट्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना। रोलेट एक्ट का उद्देश्य था राष्ट्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना। अगला प्रश्न है कि रोलेट एक्ट की अध्यक्षता किसने की थी। तो वो थे सर सिडनी रोलेट ने। रोलेट एक्ट की जो अध्यक्षता की थी वो थे सर सिडनी रोलेट ने। अगला प्रश्न है कि न अपील न वकील न दलील का कथन किस कानून से संबंधित है। तो संबंधित है रोलेट एक्ट से। न अपील न वकील और न ही दलील, ये संबंधित है रोलेट एक्ट से। अगला प्रश्न है कि रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने किस तिथि को रोलेट सत्याग्रह शुरू करने का आह्वान किया था। तो वो किया था 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 का दिन था जब गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में रोलेट सत्याग्रह शुरू करने का आह्वान किया था। अगला प्रश्न है पंजाब में किस 2 नेताओं की गिरफ्तारी के कारण रोलेट एक्ट का विरोध तेज हुआ। तो पहले थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ये दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के कारण रोलेट एक्ट का विरोध तेज हुआ था। अगला प्रश्न है कि रोलेट एक्ट के विरोध में किसने वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था। सही जवाब है शंकरन नायर ने। शंकरन नायर ने कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था रोलेट एक्ट के विरोध के में। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध देशव्यापी हड़ताल के लिए कौन सा संगठन बनाया था। तो वो था सत्याग्रह सभा का संगठन बनाया था गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में। अगला प्रश्न है कि रोलेट एक्ट के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने वर्षों तक जेल में रखा जा सकता था। तो वो था 2 वर्षों तक। रोलेट एक्ट के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को 2 वर्षों तक जेल में रखा जा सकता था। अगला प्रश्न है कि रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया। तो था स्वामी श्रद्धानंद ने रोलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है कि किस घटना को गांधी जी ने अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था। तो वो घटना था रोलेट सत्याग्रह। रोलेट सत्याग्रह घटना को गांधी जी ने अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था। नेक्स्ट है कि रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा किस दिन आयोजित की गई थी। तो वो थी 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग रोलेट एक्ट के विरोध में जमा हुए थे। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट को कब वापस लिया। तो वो था 1922 में। ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट को 1922 में वापस लिया था। अब अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था। तो वो गठित किया गया था हंटर आयोग। हंटर आयोग की स्थापना की गई थी जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए। अगला प्रश्न है रोलेट एक्ट के समय पंजाब का गवर्नर कौन था। तो वो था माइकल ओ डायर। रोलेट एक्ट के समय पंजाब का गवर्नर था माइकल ओ डायर। अगला प्रश्न है गांधी जी को रोलेट सत्याग्रह के दौरान कहाँ गिरफ्तार किया गया था। तो वो पलवल में गिरफ्तार किया गया था जो कि हरियाणा में स्थित है। वहाँ पर गांधी जी को रोलेट एक्ट के दौरान गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न है कि किसने रोलेट एक्ट को निवारण हत्या की संज्ञा दी थी। तो थे एडविन मॉन्टिंग। एडविन मॉन्टेग्यू ने रोलेट एक्ट को निवारण हत्या की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है कि द सेडिशन कमेटी का संबंध किससे था। तो वो था रोलेट एक्ट से। द सेडिशन कमेटी का जो संबंध था वो रोलेट एक्ट से था। अगला प्रश्न है कि रोलेट एक्ट के विरोध में नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी थी। तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर ने रोलेट एक्ट के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। अगला प्रश्न है कि रोलेट एक्ट ने भारतीयों के किस मौलिक अधिकार पर हमला किया था। तो वो अधिकार था अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर हमला था रोलेट एक्ट के जरिए। सो गाइस अब हम बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित क्वेश्चंस।
सो पहला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो इसका सही जवाब है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि क्वेश्चन बार बार पेपर में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना पंजाब के किस शहर में हुई थी? तो वो था अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना अमृतसर में हुई थी। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग में निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो सही जवाब है जनरल रेजिनाल्ड डायर ने। जनरल रेजिनाल्ड डायर द्वारा दिया गया था निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने का आदेश। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो वो था माइकल ओ डायर था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगला प्रश्न है लोग जलियांवाला बाग में किस त्यौहार के लिए इकट्ठे हुए थे? तो वो बैसाखी त्यौहार के लिए इकट्ठे हुए थे लोग जलियांवाला बाग में। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि वापस दे दी थी? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपने नाइटहुड की उपाधि वापस दे दी थी। नेक्स्ट, गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के बाद कौन सी उपाधि त्याग दी थी? तो वह है कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में। नेक्स्ट, सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो इसका सही जवाब है हंटर कमेटी का गठन किया था सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में। अगला प्रश्न है कि हंटर कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? तो टोटल 8 सदस्य थे। हंटर कमेटी में टोटल 8 सदस्य थे जिसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। 3 थे भारतीय। अगला प्रश्न है कि हंटर कमेटी के 3 भारतीय सदस्य कौन थे? तो वो थे चिमनलाल सितवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद। ऐसे 3 सदस्य थे हंटर कमेटी में। वैसे टोटल 8 थे लेकिन 3 भारतीय थे और 5 थे अंग्रेज। अगला प्रश्न, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना की जांच के लिए अपनी अलग समिति बनाई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए अलग से समिति बनाई थी और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि हंटर रिपोर्ट ने जनरल डायर के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला? तो उसने कहा था कि उनका कार्य केवल एक कर्तव्य की भूल थी। उनका कार्य केवल एक कर्तव्य की भूल थी, ऐसा कहना था हंटर रिपोर्ट का। नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के ने जनरल डायर को किस नाम से पुकारा था? तो उन्होंने उसे कहा था ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि लंदन में जाकर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो वो उधम सिंह ने की थी लंदन में जाकर माइकल ओ डायर की हत्या। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय ने जनरल डायर को अमृतसर में सेना की मदद की थी? तो इसका सही जवाब है हंसराज ने। हंसराज भारतीय ने जनरल डायर को अमृतसर में सेना की मदद की थी। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड चैमफोर्ड। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय में भारत का जो वाइसराय था वो था लॉर्ड चैमफोर्ड। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग संपत्ति मूल रूप से किसकी थी? तो इसका सही जवाब है पंडित जल्ला। जलियांवाला बाग संपत्ति मूल रूप से किसकी थी? तो वो थी पंडित जल्ला की। अब अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग में स्मारक का उद्घाटन कब किया गया था? तो वो किया गया था 1961 में। जलियांवाला बाग में स्मारक का उद्घाटन किया गया था 1961 में। अगला प्रश्न है कि शहीद उधम सिंह ने अपना नाम बदलकर क्या रखा था? तो रखा था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा था उधम सिंह ने अपना नाम बदलकर। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस बड़े आंदोलन का तत्कालीन कारण बना? तो इसका सही जवाब है
असहयोग आंदोलन का, जलियांवाला बाग कांड जो है वो असहयोग आंदोलन का तत्कालीन कारण बना। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से किस तिथि को शुरू हुआ था? तो वो हुआ था 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन शुरू होने के दिन ही किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी? तो वो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। असहयोग आंदोलन शुरू होने के दिन ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कि सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ? तो वो कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन की पुष्टि कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में की गई थी? तो वो नागपुर अधिवेशन में की गई थी। असहयोग आंदोलन की पुष्टि जो है वो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में की गई थी। अगला प्रश्न है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? तो वो कैसर हिंद की उपाधि उन्होंने वापस कर दी थी। गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत का मुद्दा। ये तीनों था कारण असहयोग आंदोलन का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत छोड़ दी थी मोतीलाल नेहरू ने, चित्तरंजन दास ने और सी राजगोपालाचारी, तीनों ने। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उपयुक्त सभी, यानी तीनों जो है उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो वाराणसी में की गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ की स्थापना जो है वो वाराणसी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब हुआ था, जिसका विरोध असहयोग आंदोलनकारियों ने किया था? तो वह 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन भारत में हुआ था, जिसका विरोध असहयोग आंदोलनकारियों ने किया था। अगला प्रश्न है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो घटना थी चौरी चौरा कांड की वजह से महात्मा गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। चौरा चौरी कांड हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में और चौरा चौरी नामक स्थान पर, इसलिए इसे चौरा चौरी कांड कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड किस तिथि को हुआ था? तो वो हुआ था 4 फरवरी 1922 को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो है 1922 को हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में और चौरा चौरी नामक स्थान पर। अब अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो गोरखपुर जिले में स्थित है चौरी चौरा नामक स्थान। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा किस स्थान पर की थी? तो वो बारदोली में की थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की जो घोषणा है वो बारदोली में की थी। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन को आधिकारिक रूप से कब समाप्त किया गया? तो वो 12 फरवरी 1922 को आधिकारिक रूप से असहयोग आंदोलन को समाप्त किया गया चौरी चौरा कांड की वजह से। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन वापस लेने पर किसने इसे राष्ट्रीय आपदा कहा था? तो वो सुभाष चंद्र बोस ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने को राष्ट्रीय आपदा कहा था। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर माना गया? तो वो असहयोग आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा मौका माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का नारा कब दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1920 में। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया था 1920 में। अगला प्रश्न है कि मोतीलाल नेहरू और CR दास ने 1923 में किस पार्टी की स्थापना की थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वो की थी स्वराज पार्टी की स्थापना। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाने को किसने निष्ठुर बर्बादी कहा था?
तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगला प्रश्न है, तिलक स्वराज फंड की स्थापना किस आंदोलन के लिए की गई थी? तो वो असहयोग आंदोलन के लिए की गई थी। तिलक स्वराज फंड की जो स्थापना है वो असहयोग आंदोलन के लिए की गई थी, क्योंकि जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो लोकमान्य तिलक जी की मृत्यु हो गई थी उसी दिन, तो उन्हीं की याद में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड चैमफोर्ड। असहयोग आंदोलन के दौरान भारत का जो वाइसराय था वो था लॉर्ड चैमफोर्ड। अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह 1921 जो केरल में हुआ था किस आंदोलन की एक शाखा माना जाता है? तो वो खिलाफत और असहयोग आंदोलन की एक शाखा माना जाता है मोपला विद्रोह, जो कि केरल में हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान स्वराज का क्या अर्थ था? तो इसका अर्थ था ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन। ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन था असहयोग आंदोलन के दौरान स्वराज का अर्थ। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन मुख्य रूप से किस देश के खलीफा के लिए समर्थन में चलाया गया था? तो वो तुर्की के खलीफा के समर्थन में चलाया गया था खिलाफत आंदोलन। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी सन 1919 में हुई थी खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन को शुरू करने का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो जाता है मोहम्मद अली और शौकत अली को, जिन्हें हम अली बंधु कहते हैं, उन्हें जाता है खिलाफत आंदोलन को शुरू करने का श्रेय। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था बॉम्बे यानी मुंबई में। उस समय बॉम्बे कहते हैं थे, अब मुंबई कहते हैं, तो हुआ था बॉम्बे में गठन। अगला प्रश्न है, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो वो महात्मा गांधी जी को चुना गया था 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो उनका था हिंदू मुस्लिम एकता के माध्यम से स्वराज पाने के लिए। हिंदू मुस्लिम एकता के माध्यम से स्वराज को पाने के लिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर जो कि 100 वर्षों में भी नहीं मिलेगा कहा था? तो वह है महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हिंदू और मुसलमानों को एकता स्थापित करने का ऐसा मौका 100 वर्षों में भी नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो वो है हकीम अजमल ने। हकीम अजमल ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की उपाधि त्याग दी थी। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन के विरोध में कौन सा भारतीय नेता था? तो वो मोहम्मद अली जिन्ना भी था और मदन मोहन मालवीय, ये दोनों थे खिलाफत आंदोलन के विरोध में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी की उपयुक्त दोनों। अब अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ कौन सी अपमानजनक संधि की गई थी जो खिलाफत आंदोलन का कारण बनी? तो वो थी सेवर्स की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ सेवर्स की संधि जो खिलाफत आंदोलन का कारण बनी थी। अगला प्रश्न है कि खिलाफत दिवस पूरे भारत में कब मनाया गया? तो वो था 17 अक्टूबर 1919 को। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस पूरे भारत में मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि तहरीक ए खिलाफत पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था तहरीक ए खिलाफत पत्रिका का संपादन। अगला प्रश्न है कि अली बंधुओं ने कौन सा समाचार पत्र निकाला जो खिलाफत का मुख्य पत्र बना? तो वो था अल हिलाल और कामरेड। अल हिलाल और कामरेड ऐसे दो समाचार पत्र निकाले थे जो खिलाफत का मुख्य पत्र बना था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी की बी और सी दोनों सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को एक साथ में जोड़ा गया था? तो वो था 1920 में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन के दौरान केरल में कौन सा प्रसिद्ध विद्रोह हुआ? तो वो हुआ था मोपला विद्रोह।
खिलाफत आंदोलन के दौरान मोपला विद्रोह हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन धीरे धीरे क्यों समाप्त हो गया। तो वो तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा खलीफा की समाप्ति के कारण खिलाफत आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है कि तुर्की में खलीफा पद को आधिकारिक रूप से कब समाप्त किया गया। तो वो 1924 में तुर्की में खलीफा पद को आधिकारिक रूप में समाप्त किया गया। अगला प्रश्न है कि आधुनिक तुर्की का निर्माता यानी फादर ऑफ मॉडर्न तुर्की किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। मुस्तफ़ा कमाल पाशा को कहा जाता है आधुनिक तुर्की का निर्माता। अगला प्रश्न है कि किस नेता ने कहा था खिलाफत आंदोलन धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दे रहा है। तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि खिलाफत आंदोलन धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दे रहा है। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन की जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे महात्मा गांधी। खिलाफत आंदोलन की जांच समिति के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने खिलाफत के प्रचार के लिए कौन सा अखबार शुरू किया था। तो वो था अल हिलाल। अल हिलाल अखबार शुरू किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने खिलाफत के प्रचार के लिए। अगला प्रश्न है कि खिलाफत घोषणा पत्र कब जारी किया गया था। तो वो था जनवरी 1920 में खिलाफत घोषणा पत्र शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि किसने खिलाफत आंदोलन को राजनीति का इस्लामीकरण कहा था। तो वीडी सावरकर, मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय, ये तीनों ने खिलाफत आंदोलन को राजनीति का इस्लामीकरण कहा था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अब अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन के पतन के बाद भारत में कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई। तो सांप्रदायिक दंगे हुए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की दूरी हो गई और हिंदू मुस्लिम एकता में कमी आ गई। तो ये तीनों जो थे वो पतन के कारण भारत में स्थिति पैदा हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उपयुक्त सभी। सो गाइज, आज हमने ऐसे क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में।